हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो बात की थी हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर के क्या क्या प्रावधान है। मेनली पार्ट 2 की भाग 2 की बात की थी और जिसमें मैंने आर्टिकल पढ़ाए थे आपसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो कुल मिला करके मैंने आपसे ये बात की थी कि देखिए नागरिकता के संबंध में दो प्रावधान है हमारे पास। एक वो जो हमारे संविधान में दिया गया है और दूसरा है आपका नागरिकता अधिनियम 1925, सॉरी नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। तो कुल मिलाकर के ये दो प्रावधान हैं संविधान में। जो नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं भाग 2 में, और भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इससे पहली वाली जो छोटी सी वीडियो थी 16-17 मिनट की वीडियो थी उसमें मैं करा चुका हूं। आज मुझे बात करनी है नागरिकता अधिनियम को लेकर के, नागरिकता अधिनियम 1955 को लेकर के। देखिए जब संविधान लागू हुआ था उस समय तक भारत के कौन लोग नागरिक होंगे वो बताने का काम किया संविधान के भाग 2 ने। लेकिन संविधान लागू होने के बाद वो लोग जो भारत में जन्मे उनको नागरिकता किन आधारों पर मिलेगी ये बताने का काम किया आपका नागरिकता अधिनियम 1955 ने। तो हमें बात करनी है नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। तो देखिएगा नागरिकता अधिनियम जो है 1955 ये दोनों काम करता है, यानी ये नागरिकता देने की बात भी करता है, नागरिकता देने की बात भी करता है और नागरिकता लेने की बात भी करता है, यानी नागरिकता समाप्ति की बात भी करता है कि किस आधार पर किस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और किस आधार पर किस व्यक्ति की नागरिकता उसे दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 क्यों लाया गया, मैंने आपसे फिर से कहा कि जो हमारे संविधान में नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान दिए गए थे वो केवल उन लोगों के लिए थे जो संविधान लागू होने के समय भारत में रह रहे थे या पाकिस्तान से भारत आए थे या भारत से पाकिस्तान गए थे या फिर भारतीय मूल के थे और किसी अन्य देश में रह रहे थे। लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया इसलिए कि संविधान लागू होने के बाद जिन लोगों का जन्म भारत में होगा वो भारत के नागरिक होंगे तो किस आधार पर होंगे, और नागरिकता देने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में केवल 5 आधार दिए गए कि केवल 5 आधार पर भारत में नागरिकता दी जा सकती है। पहला है आपका सिटीजनशिप बाय बर्थ, नेक्स्ट सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी वंश के आधार पर। पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा है वाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के आधार पर, यानी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। ठीक है, अगला है वाई नेचुरलाइजेशन, इसे बोला जाता है देशीयकरण या प्राकृतिकरण। अब एक एक करके बात करेंगे। चौथा आधार था ये, और 5वां आधार जो है लास्ट वो है आपका वाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी मैं कहूं भूमि के अधिग्रहण के आधार पर, भूमि का अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण। तो देखिएगा कुल मिलाकर के जो ये सिटीजनशिप एक्ट था 1955 वाला, इसमें 5 आधार दिए गए कि जो नागरिकता दी जा सकती है वो 5 आधारों पर दी जा सकती है। पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, तीसरा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, चौथा है नेचुरलाइजेशन
यानी जिसे कहा जाता है देशीयकरण या प्राकृतिकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। और अगला है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत इन आधारों पर नागरिकता कैसे कैसे मिलती है। तो सबसे पहली जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है वाई वर्थ के आधार पर, वाई वर्थ। तो देखिएगा ये एक प्रावधान डाला गया और प्रावधान में ये कहा गया 1955 के एक्ट में ये कहा गया था कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत में जन्मा होगा, जो भारत में जन्मा होगा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ फॉरेनर्स भारत में घूमने के लिए आए हों, हो सकता है कि कोई भी फॉरेन फीमेल ऐसी हो जो आपका प्रेग्नेंट अवस्था में हो और यहाँ पर जो है वो बच्चे का जन्म हो जाए, तो क्या इस आधार पर भी हम नागरिकता देंगे? तो ये एक बड़ी समस्या चल रही थी, मतलब हमें फिर भी नागरिकता देनी पड़ती थी यदि कोई बाहर के भी हैं और यहाँ पर बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इस चीज़ को चेंज कर दिया गया और मेनली 1986 में इस बात को थोड़ा बदला गया और एक चीज़ कंपलसरी कर दी गई, वो ये कर दिया गया कि बच्चे का जन्म भारत में हो और साथ साथ माता पिता में से कोई एक, माता और पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, अर्थात वो इंडियंस होना चाहिए। यानी भारत में जन्मा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, मेनली भारत का नागरिक हो, यानी इंडियंस हो। लेकिन ये बात भी कुछ हद तक गलत थी, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि मान लीजिए कोई लेडीज़ है वो इंडियंस है और बाहर से पाकिस्तान से बांग्लादेश से कोई भी आपका इनलीगल माइग्रेशन हुआ हो, यानी कोई भी अवैध प्रवासी आया हो और यहाँ पर आने के बाद उसने विवाह किया हो और किसी बच्चे को जन्म दिया हो, क्या तब भी उसे नागरिकता मिल जाएगी? तब आगे चल करके 2003 में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद में यहाँ पर एक बात ये तो डाल दी गई कि हाँ, माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई एक तो इंडियंस हो, भारतीय हो। लेकिन एक बात और ऐड कर दी गई 2003 में कि दूसरा वाला जो है वो आपका अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो, मतलब कि इनलीगल माइग्रेशन ना हुआ हो उसका, वो गलत तरीके से सीमा पर तार उठा करके या गलत तरीके से उसने प्रवेश भारत में ना किया हो। तो अभी जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है तो उसके लिए शर्त क्या है कि व्यक्ति का जन्म भारत में होना चाहिए और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो दूसरा वाला है वो अवैध प्रवासी ना हो, मतलब गलत तरीके से बिना वीजे के या किसी तरीके से वो भारत में उसने एंट्री ना की हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला तरीका है, इसे कहते हैं बाई बर्थ। देखिए ये जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट था इसमें काफ़ी बार संशोधन हुए, जैसे 1957, 1960, 1985, 1986, ठीक है, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019, 2019। और ये जो 2019 वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इसी को लेकर के आपने देखा होगा कि कितना विरोध भारत में देखने के लिए मिला है, बहुत ज़्यादा बड़ा विरोध हुआ। इस पर मैं बाद में बात करूंगा कि क्या ऐसा परिवर्तन था जो इतना बड़ा विरोध हुआ। पहले आप समझिएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो नागरिकता देता है, एक देता है जन्म के आधार पर, और वो कैसे वो मैंने आपसे बता दिया, ये है। अब दूसरा है आपका वाई डिसेंट, यानी वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कैसे नागरिकता? देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो विदेश में जन्मा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो भारत में नागरिक उसे नागरिकता मिल जाए, तो इस आधार पर भी नागरिकता मिल जाती है। कैसे, इस बात को समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है या ऐसा कोई बच्चा है जो आपका विदेश में जन्मा है, लेकिन वो वंश के आधार पर क्या भारत की नागरिकता ले सकता है? यानी यदि उसके पिता या माता में से कोई भी भारत का नागरिक है तब भी उसे नागरिकता मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल सोच करके देखिएगा कि यदि भारत से कोई कपल जो है वो घूमने के लिए बाहर चले जाएं और किसी कारण से बाहर डिलीवरी, किसी दूसरे देश में डिलीवरी हो जाए, बच्चे का जन्म हो जाए, तो उस बच्चे का जन्म तो भारत में नहीं हुआ, बच्चे का जन्म तो भारत से बाहर हुआ है, तो क्या उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? तब ये कहता है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 की हाँ, वंश के आधार पर भी नागरिकता मिलेगी। कोई बच्चा है जो विदेश में जन्मा है, लेकिन उसके जो माता पिता हैं, यदि ये माता पिता भारत के नागरिक हैं,
तब इस कंडीशन में उसे नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, सबसे पहले जब 1955 में वंश के आधार पर प्रावधान डाला गया था तो यहां पर केवल बात करी गई थी पिता की, यानी ऐसा कोई बच्चा जो भारत की सीमा से बाहर जन्मा है वो भारत का नागरिक हो जाएगा यदि उसका पिता जो है वो भारतीय नागरिक है। लेकिन आगे चल करके 1992 में ये मुद्दा उठा और हम बात करते ही हैं भाई, स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों कि बस पिता भारत का नागरिक हुआ तभी उस बच्चे को मिल पाएगी नागरिकता। तो 1992 में क्या हुआ, इस बात पर थोड़ा संशोधन किया गया और फिर यह कहा गया कि ऐसा कोई बच्चा जो भारत से बाहर जन्मा है उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, वह शर्त है कि उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए। 1992 से पहले माता का होना का कोई मायने नहीं थे, केवल होना चाहिए था तो वो पिता। 1992 से पहले यदि कोई बच्चा भारत से बाहर जन्मा होता था तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता तभी मिल सकती थी जब उसके पिता भारतीय हों। लेकिन 1992 के बाद इस बात को बदल दिया गया और अब माता पिता में से कोई भी अगर भारतीय हैं तो तब भी उसे नागरिकता उस बच्चे को मिल सकती है। तो दूसरा आधार था क्या, वंश। अब तीसरा है वाई रजिस्ट्रेशन। बाई रजिस्ट्रेशन यानी इसे बोला जाता है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर भी भारत नागरिकता देने का प्रावधान करता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि विदेश से कुछ लोग भारत में आते हैं काम करने के लिए या किसी भी उद्देश्य से वो भारत में आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है, किसी काम के उद्देश्य से आए हैं या हो सकता है कि विवाह हुआ हो, किसी विदेशी का विवाह भारतीय से हो गया हो, वो यहाँ पर आकर के रहने लगा हो, अब उसका यहाँ पर मन लग गया हो और उसे ये लगता है कि भाई वो यहीं पर रहने लगे। तो क्या ऐसी भी कोई कंडीशन है कि ऐसे व्यक्ति को जो ना भारत में जन्मा है और ना वंश के आधार पर भारत से जुड़ा हुआ है, क्या ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता मिल सकती है? हाँ, तीसरा आधार है वो है वाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता लेने के लिए एक योग्यता होनी चाहिए और वो योग्यता ये होनी चाहिए कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति भारत में आकर के रहता है किसी पर्पज से, खास करके या शादी हो जाती है उसके बाद आता है, तब वो पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्त है कि कम से कम 7 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो। यानी जब वो पंजीकरण करा रहा है तो पंजीकरण से जो 7 वर्ष पहले की अवधि है वो उसने भारत में गुजारी हो, तभी वो पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हर एक विदेशी जो 7 साल से भारत में रह रहा है हम उसे नागरिकता दे देंगे। ये एक योग्यता है, अगर ये योग्यता उसके पास है तब भारत सरकार सोचेगी कि नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। अब इसमें यह नहीं है कि कोई भी 7 वर्ष से भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता मिल ही जाएगी, नहीं। ये जो है ये आपका सरकार के ऊपर है कि सरकार उस पर नागरिकता दे या सरकार नागरिकता ना दे। तो फिर देखिएगा, एक तरीका है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी भारत में नागरिकता मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे बताया कि मान लीजिए कोई विदेश से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद में किसी लड़की से शादी करी, वो भारत में आ गई, तो तुरंत हम उसको नागरिकता नहीं दे देंगे। उसके बाद वो भारत में रहती रहेगी, लड़की रहती रहेगी और उसके बाद जब उसे 7 साल हो जाएंगे तब वो योग्य होगी इस बात के लिए कि वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाए। तो एक तरीका है आपका पंजीकरण। इसके बाद एक चौथा तरीका है जिसे हम बोलते हैं देशीयकरण या वाई नेचुरलाइजेशन, या इसे ही बोला जाता है देशीयकरण। देशीयकरण या इसे ही बोला जाता है भैया प्राकृतिकरण। ये क्या है, इस बात को समझिएगा। मान लीजिए कुछ लोग भारत में बाहर से आ जाते हैं किसी काम करने के उद्देश्य से या किसी के उद्देश्य से भी, और फिर वो भारत में ही रहने लगते हैं। भारत में रहने लगते हैं, लंबा समय हो जाता है और मैंने लंबा समय हो जाने के बाद में वो भारतीय भाषाओं को जान लेते हैं। यानी जो हमारी अनुसूची 8 में भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं दी गई हैं, उन भारतीय भाषाओं को भी अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में काफ़ी बार भारत सरकार जो है वो ये समझ लेती है कि ये लोग जो बाहर से आए हुए हैं, जो भी शरणार्थी हैं, जो भी जो बाहर से आए हुए हैं, अब ये भारत में घुल चुके हैं। मेनली इनका एक तरीके से मैं कह दूं देशीयकरण हो चुका है। ये हमारी संस्कृति, संस्कारों को, सब चीज़ों को समझने लगे हैं। तब ऐसे में भारत सरकार इनको क्या दे देती है, नागरिकता दे देती है। यानी एक आधार नेचुरलाइजेशन का भी है नागरिकता देने का। लेकिन क्या इसके लिए भी कोई शर्त है? हाँ, इसके लिए कोई शर्त है कि ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं उनको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। बस शर्त एक है, वो शर्त ये है, पहली बात कि जब कोई व्यक्ति देशीकरण के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए ये शर्त है कि वो पिछले 12 माह से भारत में रह रहा हो।
पिछले 12 माह से भारत में रह रहा हो, और जो इससे पहले के 14 वर्ष हैं, इन 14 वर्ष में से कम 11 वर्ष उसने भारत में ही बिताए हों। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि देशीकरण के आधार पर हम उन लोगों को नागरिकता दे देते हैं जो बाहर से आए हैं और लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, भारत की भाषाओं को जान चुके हैं। शर्त यह है कि अगर वो देशीकरण के आधार पर नागरिकता लेना चाहते हैं, तब जब वो देशीकरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 12 माह से वो कंटिन्यू भारत में रह रहे हों, और उससे पहले का जो 14 वर्ष का समय है, उस 14 वर्ष में से भी उन्होंने कम से कम 11 वर्ष का समय भारत में ही बिताया हो। इस आधार पर देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। अब यहीं पर मैं आपको एक बार बताऊंगा, यहीं से जुड़ा हुआ है आपका 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, वो इसी से जुड़ा हुआ है, CAA। अब क्या किया है सरकार ने, इस बात को समझिएगा। सरकार ने चेंज क्या किया, सरकार ने यह चेंज किया कि ये जो अवधि है, इस अवधि को घटा करके 11 वर्ष की अवधि को घटा करके 5 वर्ष कर दिया। एक पहला काम ये किया। दूसरा काम ये किया, उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो भारत की सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश है, खास करके जहां पर हिंदू लोग जो है वो माइनॉरिटी में हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान, जैसे अफगानिस्तान, जैसे बांग्लादेश, ठीक है, यहां पर जो लोग माइनॉरिटी में हैं यानी अल्पसंख्यक हैं। अब अल्पसंख्यक कौन कौन है यहां पर, इसको समझिएगा। यहां पर अल्पसंख्यक हैं आपका, एक तो हिंदू कम्युनिटी के लोग, आपका जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए और पारसी हो गए। पारसी, कुल मिलाकर के इन 6 कम्युनिटी को लिया है। कहा गया कि ये जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं जो इन देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटी में हैं, और ऐसे जो 2015 से पहले, यानी 2019 में इसको लाया गया और 5 साल आप घटा देंगे तो 2014-15, जो 2014-15 से पहले इन देशों से जो भारत में आए हैं उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, मतलब कि उनको इनलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। अब आप कहेंगे अगर ये प्रावधान है तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि देशीकरण के आधार पर नागरिकता उन्हीं को मिल सकती है जो आपके वैध प्रवासी हैं, यानी अवैध प्रवासी को, जो इनलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको देशीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं मिलती। तब सरकार ने क्या कहा? सरकार ने यह कहा कि भाई ऐसे लोग जो आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में जिन्होंने प्रवेश किया है, खास करके केवल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, इनलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। अगर उन्हें इनलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा तब क्या है? तब यह है कि फिर इनको क्या दी जा सकती है? नागरिकता दी जा सकती है। और नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी? देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। और दूसरी बात, अगर देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है तो इसके लिए उन्होंने समय अवधि भी कम कर दी है, और वो कितनी कर दी है आपकी? 5 वर्ष, जो कि पहले 11 वर्ष थी, उसे घटा करके कर दी 5 वर्ष। निहितार्थ क्या है? क्यों विवाद आया इस मामले पे? विवाद देखिए इसलिए आया, पहली बात तो यह थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले केवल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी नहीं है, बल्कि मुस्लिम भी थे। तब इनको ही क्यों हम वैध मान रहे हैं, उनको अवैध क्यों मान रहे हैं? यहां पर कहना यह था मुस्लिम समुदाय के लोगों का कि मेनली इनके साथ साथ मुस्लिम लोगों को भी शामिल करना चाहिए, और उन्हें भी हमें अवैध प्रवासियों की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए, और उनको भी फिर नागरिकता देनी चाहिए। तो एक और तो क्या किया गया, इन लोगों को वैध प्रवासी बनाया जा रहा है, और दूसरी ओर जो है वो देशीकरण में इस अवधि को कम करके जल्द से जल्द इन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे कह दूं कि सीए जो हुआ, ये आपका अमेंडमेंट जो हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 वाले में हमने किया है, इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, खास करके हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, वो लोग जो पहले आ चुके थे, 14-15 से पहले आ चुके थे, लगभग 5 साल पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके थे, तो वो सब वैध प्रवासी हो जाएंगे और उनको जो है वो इसके तहत नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, खैर ये थोड़ा सा मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि सीएए क्या था। इसको मैं अलग से एक क्लास में जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर जो है वो करूंगा। तो मेन जो चेंज किया गया है वो किसमें किया गया है? इस वाले मामले में, और ये अवधि को कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। अब एक लास्ट था, और वो था भूमि अर्जन के आधार पर। ठीक है, भूमि अर्जन के आधार पर
तो देखिए नागरिकता जो है वो भूमि अर्जन के आधार पर भी दी जाती है। इसका क्या मतलब है, समझिएगा इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने जो है वो बांग्लादेश से कोई उसका क्षेत्र लिया है, बांग्लादेश का कोई क्षेत्र था और ये क्षेत्र बांग्लादेश ने हमें दे दिया, ठीक है। अगर ये बांग्लादेश का क्षेत्र हमारे पास आ गया तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, भाई सिंपल सी बात है, उन लोगों को तो हमें नागरिकता देनी पड़ेगी ना, क्योंकि बांग्लादेश से अब वो क्षेत्र हमें मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा तो होगा नहीं कि वो क्षेत्र हमें मिल जा रहा है, उसको रूल हम करेंगे, प्रशासन उसमें हमारा होगा, लेकिन वो नागरिक बांग्लादेश के होंगे। ऐसा नहीं होगा। जब वो हमें आएंगे तो उनकी बांग्लादेश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, फिर उन्हें हमें नागरिकता देनी पड़ेगी। तो एक पांचवा आधार भी है नागरिकता देने का, वो है भूमि अर्जन के आधार पर, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के आधार पर भी अगर हम किसी टेरिटरी का, किसी क्षेत्र का हम अर्जन करते हैं, उस आधार पे भी भारतीय सरकार नागरिकता देती है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कुल मिलाकर के 5 प्रकार से भारत सरकार नागरिकता देती है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं मैंने बताया। पहला बाई बर्थ है, ठीक है, भारत में जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, इनलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। वंश के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर जन्मा है उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। पहले शर्त थी कि उसका पिता भारतीय होना चाहिए। इसके बाद है वाई रजिस्ट्रेशन। यदि किसी भारत से बाहर किसी व्यक्ति का विवाह भारत में हो जाता है, या कोई व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो वो पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता ले सकता है, लेकिन कम से कम 7 साल से वो भारत में रह रहा हो। एक अलग तरीका है नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण या प्राकृतिकरण। मैंने बताया कि जब वैध रूप से जो भारत में बाहर से आने वाले लोग होते हैं तो उन्हें एक अन्य आधार पर भी हम नागरिकता दे देते हैं, और वो है देशीयकरण या प्राकृतिकरण। इसके लिए कुछ शर्त हैं, जैसे मैंने बताया कि कम से कम उन्हें हमारी 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से कम 1 भाषा का तो ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका भूमि अर्जन। अगर भारत सरकार किसी भी देश से कोई क्षेत्र लेती है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या देनी पड़ती है, नागरिकता देनी पड़ती है। 5 आधारों पर 1955 का यह अधिनियम नागरिकता देता है। और ये ध्यान रखिएगा, यही अधिनियम जो है वो 3 आधारों पर नागरिकता छीनने की बात भी करता है, ठीक है, 3 आधारों पर, ठीक है। अब वो 3 आधार कौन कौन से हैं इस बात को समझिएगा। पहला है रिनंसिएशन, यानी इसे बोलेंगे स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग। दूसरा टर्मिनेशन, यानी बर्खास्तगी, बर्खास्तगी, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन यानी वंचित करना, वंचित करना। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये 3 आधारों पर नागरिकता छीनने की बात भी करता है। पहला है रिनंसिएशन यानी स्वैच्छिक त्याग, दूसरा है टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी, और तीसरा है डेप्रीवेशन यानी वंचित करना। अब तीनों में क्या अंतर है समझिएगा। पहला तो ये है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है। आप लोगों को नागरिकता अधिनियम 1955 ये अधिकार देता है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का रिनंसिएशन कर सकते हैं, यानी आप त्याग कर सकते हैं। पहली चीज ये है। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप त्याग कर देते हैं तो जो आपके बच्चे हैं क्या उनका भी त्याग हो जाएगा। देखिए, अगर बच्चा जो है वो नाबालिग है, 18 वर्ष की आयु से कम है, तब उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हालांकि वो जब 18 वर्ष का हो जाए तब वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर वो 18 वर्ष से आयु का कम है तब उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी अगर उसके अध्यापक या उसके माता पिता नागरिकता को छोड़ते हैं, स्वैच्छिक रूप से छोड़ते हैं। और यदि वो 18 वर्ष से ज्यादा का है तब केवल उसके माता या पिता की नागरिकता समाप्त होगी, अगर वो स्वैच्छिक रूप से छोड़ते हैं, बच्चों की समाप्त नहीं होगी। अगला है टर्मिनेशन, बर्खास्तगी। यदि आप में से कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तब इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा भारतीय सरकार आपसे आपकी नागरिकता को छीन लेगी। छीनने का मतलब एक तरीके से बर्खास्त कर देगी, आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। और एक तीसरा है आपका डेप्रीवेशन यानी वंचित करना।
आपको आपकी नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है, और ऐसा वंचित तभी किया जा सकता है जब कोई आपने देशद्रोह का कार्य किया हो। खास करके मैं आपसे यह कहूं कि हमारा किसी दूसरे देश के साथ जो है वो युद्ध चल रहा हो, और आपने दूसरे देश के साथ आप अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हो, आप दूसरे देश को सपोर्ट कर रहे हो, अगर ऐसा भी कोई प्रूफ हो जाता है, आप पर ऐसा कोई मामला प्रूफ हो जाता है कि आप शत्रु देश को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इस आधार पर भी भारत सरकार आपको क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है। तो मैं फिर से आपसे बता दूं, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये नागरिकता देने की बात करता है 5 आधारों पर, और नागरिकता लेने की बात करता है 3 आधारों पर। 5 आधार मैंने बताया, सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और एक है आपका बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और 3 आधारों पर यह बात करता है नागरिकता की समाप्ति की, एक रिनंसिएशन है, टर्मिनेशन है, और एक आपका डेप्रीवेशन है। तो 3 आधारों पर क्या की जा सकती है, नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। तो आज मैंने आपसे पूरी बात करी इस नागरिकता अधिनियम 1955 को लेकर के, और अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ इससे जुड़ी हुई चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपकी कंप्लीट करा दूं, और उसके बाद हम बात करेंगे भाग 3 पर, मेनली मौलिक अधिकारों पर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस बारे में फीडबैक देते हैं तो हमारे अंदर भी एक जोश आता है, ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी कि मेहनत करें, ठीक है, घर से आने के बाद में जो है वो आपको क्लास पढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद।